बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद दस्तत गर्ल। मैं उसामा जाहिद हूं और कॉल लाइन पे मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रसद खैल साहब। नाज़रीन, PDM से निकलने के बाद तमाम सियासी जमातों ने अपनी अपनी सियासी कैंपेन का आगाज़ कर दिया है। इलेक्शन का जिस तरह से डेट सामने आई, इलेक्शन का तबल बचा, तो साथ ही सियासी पार्टियां अपने अपने बयानियों के साथ आवाम को फेस करने के लिए हलकों में पहुंच चुकी हैं। इसी सिलसिले में बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और आने वाली सियासत का एक असल मोहरा जिसे हम कह सकते हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, वो भी हलकों के अंदर पहुंचे हैं। इंतखाबी मुहिम चलाया उन्होंने बाकायदा आगाज़ कर दिया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि PDM में रहने के बाद जब वो PDM से अब बाहर निकले, PDM में थे तो भी कहते रहे कि हम PDM का हिस्सा नहीं है, लेकिन सवाल अब ये पैदा होता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी अब आवाम को कैसे फेस करेंगे, किस बयानी के तहत आएंगे। PDM का 16वां हिस्सा रहने के बाद अब क्या मुस्लिम लीग नून के खिलाफ कीचड़ उछालेंगे या फिर तरीके इंसाफ पर वो वार करेंगे। लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को पीपल्स पार्टी की जानिब से इत्तेहाद के मुसलसल जो है वो उनके लिए ऑफर्स की जा रही हैं। तो क्या तरीके इंसाफ के साथ अगर पीपल्स पार्टी अगर इत्तेहाद कर लेती है तो किस तरह से मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बोल सकेगी, क्योंकि 16 माह का दौर पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून के साथ गुजरा। इस तमाम सूरत पे बात करेंगे। असद खल साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी बाकायदा तौर पर इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करने जा रहे हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि भुट्टो साहब जो हैं अब वो किस तरह से फेस करेंगे आवाम को। 16 माह का दौर उन्होंने PDM में गुजारा, अब तरीके इंसाफ को इत्तेहाद की दावत दे रहे हैं, तो बयानिया क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि पंजाब के अंदर भी हमने बड़े बुलंदोबांग दावे सुने थे कि पंजाब जो है पीपल्स पार्टी जो है वहां पे डेरे जमा ली हैं जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी, और पंजाब का जो मार्का है वो कोई सर करने की बजाय वो बड़े मायूस यहाँ से लौटे। अब मामला ये है कि वो दोबारा उन्होंने कहा कि अब खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी मैदान में उतरने लगे हैं और वहां पे वो बाकायदा कैंपेन जो है उसका आगाज करने लगे हैं। तो जो पंजाब में उनका नताज मिले, मेरा ख्याल है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी उससे मुख्तलिफ नहीं होंगे। जहां तक मामला है, आपने कहा कि जो 16 माह की PDM हुकूमत में ये वही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे जो कहते थे कि शहबाज शरीफ जो मेरा वजीर आजम है और ये हमारा वजीर आजम है और हमने इसको वजीर आजम बनाया है। ठीक है। और अदम एतमाद के वाले से अगर बात की जाए तो उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे पेश पेश थी, और बिलावल भुट्टो जरदारी जिस तरह से मार्च लेकर आए थे कराची से इस्लामाबाद तक, ये सारा जो है उसके जो रुए रवान थे उस जो PTI की हुकूमत को घर भिजवाने और उसके बाद PDM की हुकूमत को लाने में, तो ये सेरा तो बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर जाता है। लेकिन बात ये है कि इंतहाई हैरानकुन बात ये है कि ये बेनिफिशरी जो अब बात की जाए तो वो तो सारे मजे भी लिए, वजारतें भी ली, लेकिन हमेशा वो ये उस वक्त भी कहते रहे कि जी हम PDM का हिस्सा नहीं है। भाई PDM तो क्या है? PDM की तो एक जस्ट एक नाम रख दिया आपने, बेसिकली तो हुकूमत थी और हुकूमत के अंदर तमाम अहम वजारतें जो है आपके पास थी, सिवाय वजारत उज़्मा नहीं थी, लेकिन बहुत सारी अहम वजारतें जो है पीपल्स पार्टी के हिस्से में भी आई। हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि कि पीपल्स पार्टी ने आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए गवर्नमेंट के तो मजे लिए, सीटें तो एंजॉय की हैं, लेकिन अब आवाम के अंदर मकबूल होने के लिए या आवाम के अंदर डिफेंड करने के लिए खुद को कहा कि हम PDM का हिस्सा नहीं है। देखिए PDM का हिस्सा तो सिर्फ जस्ट PDM तो एक पॉलिटिकल जमात मतलब एक इत्तेहाद था ना, उस इत्तेहाद के नतीजे में ये हुकूमत बनी। अब या तो ये है कि आप हुकूमत का हिस्सा ना होते ना तो फिर तो समझते हैं। अब PDM का हिस्सा होने या ना होने से वो तो एक सियासी एक अलायंस बनाया था उन्होंने मुख्तलिफ जमातों ने मिलकर। उस अलायंस के अंदर ये और ANP जो है चूंकि वो इशू का नोटिस की वजह से ये अलहदा हो गए, लेकिन क्या उसी अलायंस की हुकूमत का ये हिस्सा नहीं थे? तो ये ऐसे कान उधर से पकड़े या इधर से पकड़े। मामला ये है कि ये इस तरीके से अब ये जान नहीं छुड़ा सकते, और ये अगर कहें कि गंद का टुकड़ा सारा जो है वो नून लीग पर रख दें और हम जो है वो अच्छा बनकर इसमें निकले। अवाम इतने नहीं बेवकूफ के अवाम को अब इस तरीके से बेवकूफ बनाया। बयानिया क्या है? बयानिया 16 माह की हुकूमत के अंदर जो नून लीग हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या दीगर 13-14 जो जमातें हैं, उन्होंने जो 16 माह के दरमियान जो दौरान जो कारकर्दगी उन्होंने दिखाई है और जिस तरीके से पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ के रख दिया, जिस तरह से पाकिस्तान को जिस तरह उन्होंने बहरानों में धकेला है, मैं समझता हूँ इससे तो ज्यादा बदतरीन पाकिस्तान का कोई दौर नहीं गुजरा होगा। तो अब ये सारी जमातें मुंह छुपाती फिर रही हैं, इलेक्शन में किस मुंह से जाएंगी ये,
और क्या बयानियां लेकर ठीक है। जाएंगी, सर क्या साहब, लेकिन परफॉर्मेंस इनके सवाल पास यहाँ है। पे ये पैदा होता है ना कि जिस तरह से आपने बात की कि वो गवर्नमेंट का हिस्सा थी, गवर्नमेंट का हिस्सा होना अहम है, लेकिन जब वो पीडीएम का हिस्सा है और उस पीडीएम की गवर्नमेंट का हिस्सा है, तो उसके होते हुए भी तरीके इंसाफ को जो दावतें देते रहे, अभी भी फैसल करीम कुंडी मुसलसल बयान दे रहे हैं कि तरीके इंसाफ और पीपल्स पार्टी का दुश्मन एक है, तो मिल के जेर किया जाना चाहिए। चाहती क्या है पीपल्स पार्टी? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो समझ रही है कि जो नून लीग जो है उसको फेवर की जा रही है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, हम्म। और नून लीग की हुकूमत बनाने के लिए, नवाज शरीफ साहब को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाने के लिए बहुत सारी जो चीजें हैं सहूलतकारी की जा रही है, और उस सहूलतकारी की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये सहूलतकारी जो है ये अगेंस्ट पीटीआई नहीं है, बल्कि इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी इग्नोर करके इनको मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। ठीक तो है। चूंकि दोनों इस हवाले से, पीटीआई भी विक्टिम पार्टी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी समझ रही है कि उनके साथ भी जो है सुतेली मां जैसा सलूक हो रहा है, और उनके साथ बार बार जिस तरह चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसलिए कहते हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं दी जा रही। तो मामला ये है कि पीटीआई भी यही कहती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही कहती है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो दोनों पार्टीज जो है उनका एजेंडा जो है काफी हद तक इसमें, या उनके जो तफजात या शुकुशुबात हैं या उनके जो चीजें हैं वो काफी हद तक कॉमन है, और नहीं तो यही खाल वजह है साहब, कि आपने जो बात अभी सहूलतकारी की की कि आपने मुसलसल बात की कि मियाँ साहब के लिए सहूलतकारी जारी है। उसके शवाहिद तो हम देख चुके हैं, हालात भी इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं और मुसलसल जो रिपोर्टिंग है वो भी इस चीज़ की गवाही दे रही है। अब इलेक्शन जो कमीशन जो है वो भी आपके सामने हालात जिस तरह से पैदा कर दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक जो मियाँ साहब के नाअहली के आड़े कुछ चीज़ें हैं, वो भी अभी तक पेंडिंग पड़ी हैं। कागजात नामजदगी जो हैं वो भी चैलेंज कर दिए गए हैं। तो क्या ये मार्का भी अबूर कर सकेंगे मियाँ साहब? देखिए, जहां तक पीछे जो अभी तक जब से मियां साहब आए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनके रास्ते में कोई भी रुकावट जो हायल हुई है वो दूर नहीं हो रही। जिस तरीके से तेजी से इंसाफ उनको मिल रहा है हम्म। और उनको रिलीफ मिल रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि शायद माजी में इस तरह की कोई मिसाल हो। लेकिन अभी अब दो चीजें हैं। एक तो ये है कि एनए 15 से जो उनके कागजात नामजदगी चैलेंज किए गए, तो उसके अलावा मुख्तलिफ हलकों पे वो खड़े हुए हैं। तो अब देखते हैं उस पर क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला आता है। दूसरा जो आपने बात की कि नाहली वाला मामला, वो पहले ही हम इस प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं कि नाहली वाली जो दीवार है ना, वो भी एक रेत की दीवार साबित होगी उनके लिए। वो उसकी वजह ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बकायदा इसकी अब समाअत होने जा रही है, और बाकी जो दो मुकदमात नैब के थे उसके अंदर तो उनको मामला जो है अदालत से रिलीफ मिल चुका है। उस हवाले से तो जो उनकी नाअहली जो सजाएं वो कालदम हो चुकी हैं, तो वो उनके ऊपर तो अप्लाई नाअहली के हवाले से या उनके कागजात चैलेंज करने के हवाले से अब वो चीज तो आगे रुकावट नहीं बनेगी। दूसरी मामला था सुप्रीम कोर्ट के हवाले से तायाद नाअहली का, तो वो भी फैसला होने जा रहा है और उसमें भी कभी उम्मीद की जा सकती है, बल्कि बड़े कहा जा सकता है कि यानी कि नवाज शरीफ साहब के वाले से जो सुप्रीम कोर्ट से भी अच्छी खबर आएगी ठीक है, और उनके अच्छी लिए खबर कोई आएगी, रुकावट जो है रास्ते में। हाँ जी। वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, कल साहब 3 दफ़ा के मियाँ साहब 3 दफ़ा के मियाँ साहब जिस तरह से मुल्क से जाते आते रहे, 3 दफ़ा कुर्सी पर विराजमान हुए, जो अब चौथी दफ़ा के मियाँ साहब हैं, क्या ये 3 दफ़ा के मियाँ साहब से अलग होंगे या फिर खेल में थोड़ा-सा रोमांचक आएगा या कोई अलग स्ट्रैटेजी होगी या फिर वही मियाँ साहब कहलाएँगे जो पहले 3 दफ़ा के मियाँ साहब कहलाए? देखिए, 3 दफा जो बंदा जो जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब के जो मामला चले, और तीनों दफा अगर उनकी हुकूमत गई तो उसमें बड़ी वजह ये थी कि उन्होंने इदारों के साथ टकराव शुरू कर दिया, हुँ, और उस टकराव का नतीजा बिलाकर ये निकला कि उनकी हुकूमत जो है उनको हाथ धोना पड़े, या उनकी वजारत उज़्मा से पहले ही आईनी मुद्दत से उनको घर जाना पड़ा। हुँ, ये तीनों दफा उन्होंने बार बार इस चीज को दोहराया। तो चौथी दफा अब हम ये कैसे समझ लें या हम ये क्यास कर लें कि इस दफा नवाज शरीफ साहब अच्छे बच्चे बन गए। सही है। उनके अंदर जो है वो कहते हैं ना, इंसान की फितरत जो है तब्दील नहीं हो सकती। हुँ, तो मुझे नहीं लगता कि इस दफा भी वो उसके रवैये के अंदर तब्दीली को आएगी। देखिए, जब वो आए हैं पाकिस्तान और बाहर भी थे, तो बारहा उन्होंने जो एक अग्रेसिव टोन और इंतकाम और इंसाफ और इंसाफ की बात जब की,
तो उसके बाद फिर उनको रोकने की कोशिश की गई, फिर उसको वजाहतें और क्लैरिफिकेशन जारी करनी पड़ी पार्टी को, शहबाज शरीफ साहब को। लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है कर देते हैं। तो हम्म। उनके अंदर एक जो चीज है, या जो वो कहते हैं घुट्टी के अंदर चीज है, वो अब तो नहीं उससे उनसे निकाली जा सकती। हम्म। तो मुझे नहीं लगता कि चौथी मर्तबा के जो नवाज शरीफ है वो आधा तीतर और आधा बटेर बन सकेंगे। सही है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड उनका है वो इस चीज की गवाही देता है। इसका शवाहिद है कि शायद है कि वो हमेशा ही उन्होंने जब भी लेकिन इक़्तिदार में आए हैं, लेकिन खल साहब एक उसके और भी बाद तो यहाँ उन्होंने पे है ना। अपने ही लाने वालों के खिलाफ जो है, हाँ, लाने वालों से हामिद मीर साहब ने जी, कल बात लाने की थी वालों के एक। खिलाफ ही उन्होंने जो है जो जंग का आगाज किया है, और हाँ, उसका नतीजा फिर जो निकला है वो सबके सामने। ठीक है। हामिद मीर साहब ने कल एक बात की थी कि बानी चेयरमैन पीटीआई जो हैं, जब वो वज़ीर आज़म बने तो मीर साहब की उनसे मुलाकात हुई, तो मीर साहब ने कहा कि जिन्होंने आपको ये कुर्सी दी है, जो आपको लेकर आए हैं, उनके साथ जंग ना कीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि मैं कोई पागल हूँ, मैं कोई ऐसा करूँगा? तो बाद में मजबूर हो गए। तो मियाँ साहब भी अब यही सूरत हाल है, उनको मुसलसल गाइड किया जा रहा है कि जो आपको लेके आ रहे हैं, उनके हवाले से हाथ हौला रखिएगा। तो लगता है कि मियाँ साहब इस पर अमल दरामद करेंगे, या फिर जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि वही मियाँ साहब कहलाएंगे, अब उन्हें मुकम्मल तौर पर गाइडलाइन दी जा रही है, क्या समझते हैं? देखिए, ये वही नवाज शरीफ साहब हैं जिन्होंने कहा था कि मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा। हाँ। ठीक है, अब वो भी उनका बयान रिकॉर्ड पे मौजूद है। फिर बताया ना कि 3 दफा जब उनको ये इक़्तिदार में आए, और जिस तरह आए या जिस तरह लाया गया, और उससे पहले भी, तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि उन्हीं लोगों के साथ जिनको ये इन्होंने आर्मी चीफ बनाया, जूनियर से उठा के ऊपर लाकर, और उन्हीं के साथ फिर इनका टकराव भी हुआ, और जुडिशरी के साथ टकराव हुआ, फौज के साथ इनका जो है टकराव हुआ। तो अब मामला ये है कि बेशक कि वो ये लोग समझ रहे हैं, या शायद वक्ती तौर पर वो भी दबे लफ्जों में कभी करते हैं, कभी खुलेआम तनकीद करते हैं, फिर खामोश हो जाते हैं। तो मामला ये है कि ये कौन नवाज शरीफ साहब को इन्फ्लुएंस तो नहीं कर सकता। हम्म। शहबाज शरीफ साहब है सदर बेशक पार्टी के, लेकिन वो डम्मी है। बेसिकली जो पार्टी नून लीग की जो पॉलिसी है, वो वही पॉलिसी है जो नवाज शरीफ साहब चाहेंगे। हम्म। बाकी किसी की जरूरत नहीं है उनके सामने कूफ भी करे। हम्म। तो सदर जब उनके भाई भी हैं, सदर भी हैं, साबिक वजीर आजम भी हैं, लेकिन उनकी अगर जरूरत नहीं है, तो उसके अलावा तो पार्टी में नवाज शरीफ के सामने किसी की ऐसी हैसियत नहीं है कि लेकिन नवाज खल शरीफ साहब को एक और डिक्टेट कर सवाल जाए। भी है। मियाँ साहब का जो दौरे सियासत है, बड़े पुराने सियासतदान हैं, जिस तरह से इक़्तिदार में आ गए हैं, आ रहे हैं, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरे पाकिस्तान जानता है। इनकी सियासत पर ये सवालिया निशान नहीं होगा? जो पिछली सियासत है, उस पर भी सवालिया निशान नहीं होगा? खल साहब आवाज़ सुन सकते हैं? चलें, राब्ते की कोशिश जारी है। लेते हैं यहाँ पे छोटी सी ब्रेक, और इसी सवाल से आगाज़ की ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा चलते हैं। वेलकम बैक। जिस तरह से बात जारी थी कि मियाँ साहब जिस तरह से इक़्तिदार में आ रहे हैं, उनकी जो इतनी बड़ी और इतनी लंबी सियासी ज़िंदगी है, जिसकी एक बाकायदा एक बतौर लीडर उन्होंने 28 मई का एक बड़ा कारनामा उनके नाम है, मोटरवेज़ बनाई हैं। इतनी ज़्यादा काम करने के बाद अब जिस तरह से वो इक़्तिदार में आ रहे हैं, उनकी तमाम सियासी ज़िंदगी पर एक सवाली निशान होगा, और आवाम ये सवाल पूछती रहेगी, तारीख़ में ये अमर हो जाएगा। इस हवाले से बात करेंगे। खल साहब, मेरा सवाल ये है कि जो मियाँ साहब जिस तरह से इक़्तिदार में आ रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान जानता है, सोशल मीडिया का दौर है, बात ढकी छुपी नहीं है। मियाँ साहब की सियासी ज़िंदगी पर यह बहुत बड़ा सवाली निशान नहीं होगा? देखिए, फर्क ये है कि पहले जब 80 की दहाई में नवाज शरीफ साहब जिस तरीके से आए मैदान सियासत में, उस वक्त शायद लोगों को इतना चीजों का नहीं अदराक था, या बहुत सारी हवाले से लोगों को इन चीजों का पता नहीं था, और उस वक्त तो वो चीजें चल जा सकती थी। आज जिस दौर में हम हैं, आज हर बंदा जो है एक चीज के ऊपर उसकी नजर है, और ये जो जिस तरीके से ये नून लीग या मियां साहब अगर इक़्तिदार में आएंगे, तो मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा इसका नुकसान नून लीग के लिए होगा, एज ए पॉलिटिकल पार्टी।
क्योंकि ये अवाम जो है आइंदा अगले जो सिनेरियो के अंदर या जमहूरियत के अंदर इस पार्टी के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान होंगे। दूसरा ये है कि जितनी ये एक्सरसाइज की जा रही है, मैं नहीं समझता कि क्या इस एक्सरसाइज के बाद मुसल्लत होने वाली जो हुकूमत है, क्या अवाम की मुंतखब अवामी हुकूमत उसको तस्लीम किया जाएगा? क्या अवाम की बड़ी तादाद उस हुकूमत को अपनी नुमाइंदा मुंतखब हुकूमत तस्लीम करेंगे? और अगर ऐसी अनसर्टेनिटी होगी, लोगों के तफज़ और शकूक शुबात होंगे ऐसी हुकूमत पर, तो क्या उससे सियासी इस्तेकाम आ जाएगा? और क्या अगर सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, तो फिर क्या मुआशी इस्तेकाम आ जाएगा? और क्या ये इस तरीके से लाकर हुकूमत को 5 साल तक अवाम के ऊपर मुसल्लत किया जा सकता है? हुँ, तो ये वो सवाल है जो कि इनका शायद जवाब किसी के पास भी नहीं है। सही है। दूसरी बात ये है कि ये जो सबसे ज़्यादा वक़्ती तौर पर शायद उनको बहुत अच्छा लग रहा है, तो लेकिन ये मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा मुल्क का नुकसान तो होगा ही होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो है एज़ ए पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज़्यादा नुकसान भी इसमें नून लीग का ही होगा। सही है। लेकिन खल साहब एक और बात भी है। पीटीआई के कागज़ात नामज़दगी जो हैं मुसलसल मुस्तरद हुए पूरे पाकिस्तान से, और गुजरांवाला समेत कई ऐसे हलके हैं जहाँ पे तहरीक-ए-इंसाफ के एक सिंगल पर्सन, एक सिंगल कैंडिडेट का भी कोई कागज़ात जो हैं उनके नामज़दगी जो है मंज़ूर नहीं की गई, टोटल मुस्तरद कर दिए गए। अब सब मामला जो है अदालतों में जाएगा, अदालतें इसको एक्सेप्ट कर लेती हैं। क्या ये एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का टकराव नहीं हो जाएगा? यहाँ पे इदारों का टकराव नहीं देख रहे आप? क्या कहेंगे? आवाज़ सुन सकते हैं खल साहब? मामला ये है कि ये जो टकराव इदारों का इसमें होना या ना होना तो बाद की बात है, लेकिन मामला ये है कि एक पार्टी के कैंडिडेट को आप सारों को अगर आप डिस्क्वालीफाई करके मैदान से बाहर कर देंगे, तो फिर इलेक्शन किसके साथ होगा? ये तो एक तरफा ट्रैफिक ही चल रही है ना, ये इलेक्शन नहीं फिर सिलेक्शन होगा। और ये इस इलेक्शन का जो पूरा जो एक सारा ये जो प्रोसेस है, इसके ऊपर बहुत बड़े सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। और अब देखें लिस्टें जब आ रही हैं कि पीटीआई के जितने भी ऑलमोस्ट लोग हैं, बड़े बड़े जो हैं अहम जो उनके रहनुमा हैं, उन सारों के कागजात जो है मुस्तरद कर दिए गए। और दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, नून लीग के और जो इस तरह के जितने भी पार्टीज दीगर हैं, उनके कागजात धड़ाधड़ जो है वो एक्सेप्ट हो रहे हैं। वही चीजें जो है उसके अंदर जो अगर देखा जाए पीटीआई के वाले से, तो उनको वहां पे उनकी बुनियाद पर मुस्तरद किए गए, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे जाके नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो दीगर जो जमातें हैं, वहां पर जाके उन चीजों को भी इग्नोर किया गया है। तो ये चीजें जब अदालतों में जाएंगी और उस हवाले से एक जो बाकायदा नजर आएगी एक के जो इंतजामी अफसरान जो हैं, जो रिटर्निंग अफसर या डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर है, वो इस चीज से जो पीटीआई की या और जो जमातें हैं उनके जो तफजात हैं उसको तकवीत मिलेगी कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है बेसिकली ये बाकायदा एक कंट्रोल्ड है, और वो उस तरीके से ही जो मौजूदा हुकूमत है उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक जो है वो फैसले कर रही है। हुँ, और अदालतों के अंदर जो चीजें जब जाएंगी, ये चैलेंज होंगी, तो यकीनी तौर पर मेरिट की बुनियाद पर जो चीजें देखी जाएंगी, तो शायद बहुत सारे इनके फैसले जो एग्जीक्यूटिव के हैं उनको जो है अनडू भी कर दिया तो खल जाए। साहब जो तो बहरहाल सियासी लेकिन चपकलिश ये है, जो सिनेरियो बन रहा है या जिस तरह के हाँ, जो सियासी चपकलिश जी है जी जो हम देख रहे हैं मुसलसल, ख़ासकर पाकिस्तान की जो रियासत है इसकी मुकम्मल हो रही है। हम देख रहे हैं कि सियासी चपकलिश में आए रोज़ इज़ाफ़ा हो रहा है। आने वाली हर गवर्नमेंट जो है उसमें इज़ाफ़ा कर देती, जो आज हो रहा है तरीक़े-इंसाफ़ के साथ। मेरे ख़्याल में तो इसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन अब जो तरीक़े-इंसाफ़ अगर दोबारा बरसर इक़्तिदार में आ गई या मुस्लिम लीग नून जो है उसका सिक्का बैठ जाता है, तो ये जो हालात अब पैदा कर दिए गए हैं, इनमें तो बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हो जाएगा खल साहब, तो फिर रियासत कैसे चल पाएगी? देखिए मामला ये है कि जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में शायद ही कोई सियासी पार्टी होगी जिसने इतना ज्यादा जो है अपने ऊपर जबर जो है बर्दाश्त करके फिर भी सर्वाइवल के अंदर मौजूद है, और फिर भी सबसे ज्यादा उसी पार्टी की ख्वाहिशमंद या उसी के लोगों ने कागजात जमा कराए हैं हुँ, या कागजात हासिल किए हैं। हुँ, तो इसका मतलब ये है कि अभी तक भी सब कुछ करने के बावजूद उस पार्टी को खत्म नहीं किया जा सका। उस बिल्कुल ऐसी पार्टी बात है। की जो है पॉपुलैरिटी को, उस पार्टी की पार्टी जो है उसकी एग्जिस्टेंस को
खत्म नहीं किया जा सका। अब हम्म। मामला ये है कि ये जो सारा एक बना के एक हालात वाकयात जिस तरह से कार्नर करके साइडलाइन करके आप उसको दीवार से लगा रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये नून लीग के लिए ये सबसे ज्यादा नुकसानदेह चीज होगी आने वाले दिनों में, और इस चीज की वजह से पीटीआई सबसे ज्यादा बेनिफिशरी होगी, और एज ए पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज्यादा बेनिफिट इस सारे हालात वाकयात का जो अगर होगा तो वो पीटीआई को होगा, और इसके में सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को होगा। पीपल्स पार्टी जो कि इसलिए अपने आप को विक्टिम कार्ड के तौर पर वो भी यूज कर रही है कि वो भी अपने आप को पीटीआई के साथ नथी करने की कोशिश कर रही है, और नून लीग को वो सहूलतकारी के तौर पर और लाडले के तौर पर नवाज शरीफ साहब को वो बता रहे हैं। तो मकसद यही है पाकिस्तान पीपल पार्टी का, ताकि कल को हम जो है मजलूमों की फहरिस्त में हो, और हमारा हशर भी कहीं नून लीग जैसा ना हो जिसका मुस्तकबिल में उसके साथ होने होगा। क्योंकि इस तरह की जो चीजें मसनूई तरीके से आप कर लेते हैं, ये वक्ती तौर पर तो हो जाएंगी शायद, लेकिन इन द लॉन्गर पर्सपेक्टिव जो है इसका नुकसान जो है वो ऐसी पार्टी या इस तरह के जो शॉर्टकट के जरिए ये चीजें या की जाती हैं आर्टिफिशियल तरीके से, तो उसका नुकसान उन्हीं पार्टीज को होता है, फिर वो बहुत ज्यादा उसका नुकसान होता है। और फिर ऐसी जो चीजें हैं, कल को ये भी नहीं क्लेम कर सकती ऐसी पार्टी की हमारे साथ ज्यादती हुई है या हमारे साथ, कि जब आप खुद गलत तरीके से आप उन चीजों को जिनको आप माजी के अंदर जब इख्तियार में आते हैं उस वक्त तो अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद आप उन चीजों को कंडेम करते हैं। लेकिन आज उन्हीं चीजों को अगर आप 2018 में अगर आप सिलेक्टर का कहते थे या ताना देते थे पीटीआई की हुकूमत को, तो आज वही काम आप कर रहे हैं। तो फर्क क्या हुआ? फिर आपका जो बयानिया है वो तो इसी बात पे धड़कता हो गया ना। तो इसलिए कल को आप किस मुंह से या क्या आपके पास को आर्गुमेंट होगा अपने डिफेंस में कहने के लिए? तो आप खुद ही गड़ा जो खोद रहे हैं किसी के लिए, पीटीआई के लिए जो गड़ा खोद रही है नून लीग बेसिकली इसमें खुद गिरेगी। ठीक है। तो कल साहब जैसे ही इलेक्शन आता है हम ये भी देखते हैं कि इधर के लोग उधर, उधर के लोग इधर, इधर उधर का सिलसिला शुरू हो जाता है। साद हुसैन रिजवी साहब तरीके बैक के अमीर, उनसे मुलाकात हुई है एजाज उल हक साहब की। तरीके इंसाफ के साथ इनकी शमूलियत हुई तो एजाज उल हक को बतौर हीरो पेश कर दिया गया। लेकिन अब जैसे ही साद हुसैन रिजवी से उनकी मुलाकात हुई है तो साथ ही तरीके इंसाफ के वर्कर्स ने तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा कर दिया। तो जो सियासी शऊर है जिसकी ये बात करते हैं कि इन्हें सियासी शऊर दे दिया गया तरीके इंसाफ के वर्कर्स को, यहाँ पे आकर सियासी शऊर किधर चला जाता है कि आप किसी दूसरे के लिए तो ज़बान दराजी करें, लेकिन जब अपने पर बारी आए तो आप बदतमीजी पर उतर आए। कल साहब देखिए, इसमें दो चीजें, सियासी शऊर जो है, शऊर से मुराद ये है कि ठीक है चले वो बात करते हैं, लेकिन उसके लिए तरबियत या उसके लिए जो मेच्योरिटी है वो शायद उसका फुकदान है। मैं ये नहीं कहता कि बाकी पार्टियां जो बहुत ज्यादा मेच्योरिटी है वहां पे भी है, लेकिन यहाँ थोड़ा सी इंतहा पसंदी शिद्दत पसंदी जो है ना, या कुछ ज्यादा ही मतलब फॉलोइंग या जमहूरियत से हटकर अपने एक लीडर जो है उसको एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पर देखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़ा सा और तरीके से देखा जाता है अपने लीडर को पीटीए के हवाले से, यानी वो किसी हवाले से तनकीद बात को क्रिटिसिज्म या किसी उनकी बात के ऊपर जो है वो बात सुनना भी जो है, जो पॉइंट या सवाल उठाना भी जो है वो जुर्म समझा जाता है, और जो सवाल उठाता है या कोई बात करता है उसको क्या क्या अलकाब दिए जाते हैं, उसके खिलाफ किस तरह ट्रेंड चलाए जाते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये इसमें थोड़ा सा मेरा ख्याल है मेच्योरिटी और कोई संजीदगी के हवाले से ये चीजें हैं, उस हवाले से यकीनी तौर पर फुकदान है। और यही वजह है कि आज तक ये पार्टी जो है अभी भी उसके अंदर बहुत फुकदान है इस हवाले से, बावजूद इसके कि ठीक है सोशल मीडिया पे उनकी फैन फॉलोइंग है, सब कुछ है, लेकिन वो थोड़ा सा जो तमीज इखलाक और ये इखलाकियात जो है इस हवाले से काफी ज्यादा चीजें जो है कल साहब यहाँ पे हम थोड़ा सा जिस तरह से मुसलसल बात कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट का सियासत के अंदर असर और रसूख, तरीके बैक के मीर साद हुसैन रिजवी साहब ने अरब न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया, गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट को सियासतदान खुद इन्वॉल्व करते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। जो छाप लगाई जाती थी साद रिजवी और तरीके बैक पर एस्टेब्लिशमेंट की, इस इंटरव्यू ने तो सब उड़ा के रख दिया है। तो क्या आप भी समझते हैं कि तरीके बैक भी इसी तरह से खेल रही है या फिर ऐसा उन पर छाप लगा दी गई है
जिस तरह से मुसलसल पार्टीज एक दूसरे के लिए एक बयानी को इस्तेमाल करते हैं? देखिए, ये बात तो एक रियलिटी है कि हमारी पॉलिटिकल जमातें जो है वो घेर घेर के, बुला बुला के, दावतनामे भेज भेज कर, खुफिया मुलाकातें कर करके, दरखास्तें भेज भेज के वो खुद एस्टेब्लिशमेंट को सियासत के अंदर लाते हैं। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। और ये माजी से लेकर, हाल से लेकर आगे मुस्तकबिल क्या होता है, लेकिन फिलहाल तो सूरत हाल ये कंटिन्यू जारी है। जहां तक मामला है तरीके लबैक पाकिस्तान का, तो उस हवाले से बातें तो ये आई, लेकिन उसमें कोई फुटप्रिंट मिल नहीं रहे। यानी अगर ऐसी बात होती तो जो जमात जो है 2018 के इंतखाबात में तीसरी बड़ी जमात के तौर पर पंजाब में वोट देने के हवाले से अगर आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या नून लीग के बाद, और पीपल्स पार्टी उसके बहुत पीछे है, कोसों दूर है, तो उस जमात के हवाले से एक सीट भी जो है उसकी कौमी या सूबाई असम्बली की नहीं उसको मिल सकी। तो ये जो एस्टेब्लिशमेंट का तासर है यानी इस तरह की चीजें या प्रोपेगेंडा है, ये चीजें तो फिर इस हवाले से ही दम तोड़ जाती हैं। और दूसरी जो बात आप देखें कि यही जो जमात है, जब ये इनके ऊपर जब डंडे मारे गए, लाठी चार्ज किया गया, इनके कारकुनों को जख्मी किया गया, मुकदमात किए गए, फोर्स शेड्यूल में डाला गया, पार्टी को बैन किया गया, तो ये सारी चीजें जो है इस हवाले से भी आप बताएं कि ये चीजें भी उस तासर की, छाप की, या एक अगर कोई प्रोपेगेंडा है कि एस्टेब्लिशमेंट की ये तो कल पार्टी साहब है, तो इसके उस साथ चीज एक की ये और बात सारे भी है ना कि मामलात देखिए इकदाम लबैक अभी तक नफी सोशल करते हैं। मीडिया ब्लैकआउट जो है उसको बर्दाश्त कर रही है। अगर सोशल मीडिया की ब्लैकआउट एक तरफ है, इसके अलावा उनके अभी तक फोर्थ शेड्यूल में जो कारकुनान हैं, लीडरान हैं, ये भी तो हम देख रहे हैं ना। मैं यही कह रहा हूँ ना कि अगर एस्टेब्लिशमेंट की वो जमात होती तो क्या वो उनके लीडरों के आज भी नाम फर्स्ट शेड्यूल में होते? क्या आज भी उनके वाले से मेन स्ट्रीम मीडिया पे बावजूद एग्रीमेंट के भी उनको नहीं दिखाया जाता या उनको उस तरह कवरेज नहीं दी जाती? अब देखे ना, अगर मेरिट पे बात की जाए तो जो तीसरे नंबर पे वोट लेने वाली पंजाब के अंदर पार्टी है, तो पीपल्स पार्टी तो उस हवाले से बहुत दूर है, लेकिन क्या उसको कवरेज दी जाती है? उस हिसाब से शेयर मिलता है उनको कवरेज के हवाले से? तो दूसरी जानब जो है कि उनके जो चीजें उनके साथ वादे भी किए गए, और फोर्थ शेड्यूल के अंदर भी उनके लोगों के नाम आज भी मौजूद है, मुकदमात हैं, बहुत सारी चीजें वो कर रहे हैं, विक्टिमाइज इस उनको किया गया या वो विक्टिमाइजेशन का शिकार भी है। तो दूसरी तरफ उनको ये भी ताना दिया जाता है या उनके बारे में ये एक प्रोपेगेंडा अलग से किया जाता है जी एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है। तो मकसद ये है कि सिर्फ उसकी एक जो पॉपुलैरिटी है या मकबूलियत है, जेन्युइन जो हकीकी बुनियादों पर जो उसका एक वोट बैंक है, सिर्फ ये है कि उसकी क्रेडिबिलिटी को जमात की डैमेज करने के लिए ये इस तरह का प्रोपेगेंडा जो है अफवाहें फैलाई जाती हैं, जबकि हकीकत से इन चीजों का दूर से भी कोई तल्लक या वास्ता, बिल वास्ता या बिला वास्ता कोई बनता ही नहीं, ना कोई मौजूद है। और अगर होता तो उस हवाले से कोई उसका फुटप्रिंट जो है, कोई उसके हवाले से कोई चीज तो सामने आती ना कि वाकई ये जनाब देखें ये सहूलतकारी इनको मिल रही है या ये इनको जो है फैसिलिटीज दी जा रही हैं। तो वो तो चीज ऐसी कोई नजर नहीं आ रही। पीटीआई का तो दौर सब हुकूमत था तो उस यही वक्त भी इसी वो पर बात कर लेते हैं। हाँ जिस तरह से आपने गुफ्तगू फरमाई कि कोई फुटप्रिंट नहीं मिल रहा है, इसलिए जो सियासी जमातें हैं वो एक बयानी के तौर पर खेलती हैं, बयानी को इस्तेमाल करती हैं, उसी के बुनियाद पर आवाम के आंखों में भी धूल झोंकी जाती है। जिस तरह से हम देख रहे हैं, जिस तरह से अब तक सियासी जमातें अपने मफाद के लिए, अपने वोट बैंक के लिए, अपनी सियासत को चमकाने के लिए आवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करती है। कल साहब अब की जो सियासत है, अब समझते हैं कि आवाम की आंखों में धूल झोंकना इतना आसान है सोशल मीडिया के दौर में, जब आम आदमी इतना सियासी शऊर रखने लगा है। देखिए, अवाम की आंखों में धूल तो आप नहीं झोंक सकते, लेकिन जो एक सिलसिला बनाया जा रहा है और जिस तरीके से चीजें की जा रही हैं, अब अवाम जो है वो उनको अगर उम्मीदवार ही नहीं मिलेंगे तो अवाम वोट किसको डालेंगे? अब देखे ना, ये जो चीजें हैं, अवाम का जो वोट है, जो एक कौम की अमानत है और कीमती, उसके वोट की अहमियत होनी चाहिए। लेकिन उन अवाम के जो पब्लिक, जो चूजन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो अवाम को अगर अपने मुंतखब नुमाइंदे ही अपनी मर्जी से चुनने का जो हक नहीं दिया जाएगा, तो फिर उसके शऊर होने से या ना होने से तो ये चीज जो है वो तो कोई फर्क ना पड़ा। यानी उनका शऊर बेदार भी हो गए हैं या वो शऊर है भी, रखते भी हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या वो अपने अपने हलके से
अपनी मर्जी से क्या अपने उम्मीदवार जिनको वोट डालकर कौम ईवानों में भेजना चाहते हैं या जिनको अपने हलके में सबसे ज्यादा सपोर्ट है या उनका वोट बैंक है, अगर वो कैंडिडेट मौजूद ही नहीं है, वो मैदान से ही उसको आउट कर दिया जाता है, तो ये अवाम बेचारी क्या करेगी? फिर इनका शौर जो है वो तो किसी काम का ना रहा, जब उनके वोट जो है उसकी वैल्यू ही रद्दी की टोकरी वाला हो गया कि यानी उनका वोट वोट तो वो डालेंगे नहीं। जब उनके उम्मीदवारों को आप निकाल देंगे, साइडलाइन कर देंगे, मैदान से बाहर कर देंगे, तो क्या वो आप समझते हैं कि पीटीआई का वोटर जो है वो निकल कर नून लीग या पीपल्स पार्टी को वोट डालेगा या आईपीपी को वोट डालेगा? सवालिया निशान। मामला यही तो मसला है कि अवाम के शऊर तो बेदार हो गया, लेकिन जो सिस्टम है उसके अंदर ये जो खराबियां हैं या ये जो डिस्क्रिमिनेशन है और ये जो पिक एंड चूज के सारी चीजें हैं और ये किसको लाना है और किसको हटाना है और किसको दीवार से लगाना है और किसको तख्त पे बिठाना है, ये जो चीजें हो रही हैं, इससे मैं समझता हूँ कि ये उस अवाम का जो शऊर बेदार होने के बावजूद ये चीजें सिलसिला जो है ना, ये अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा। और मेरा ख्याल है कि ये एक वक्त तो आएगा जब ये चीज तो रुकेगी और रोकनी पड़ेगी और अवाम जो है बिल आखिर जो है इस चीज को रोकेंगे फिर। तो बेहतर यही है कि जो जिस तरीके से अवाम जिसको अपना मुंतखब करना चाहते हैं किसी को, उसके अंदर मेरा नहीं ख्याल किसी को रुकावट बनना चाहिए। और अवाम की हकीकी उमंगों की तर्जुमान जो हुकूमत होती है वही जो है वही यानी वो स्टेबिलिटी भी ला सकती है, पॉलिटिकली भी और मुआशी जो है स्टेबिलिटी ला सकती है। वरना इस तरीके से अगर आप करेंगे तो उसका नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा, ना मुल्क के लिए ना उस पार्टी के लिए जो इक़्तिदार में वक्ती तौर पर आ रही है या वो समझ रही है कि शायद उसके लिए फायदे की चीज है ये बिल्कुल बड़ा आम पॉइंट जिस तरह से खल साहब ने बताया कि जब तक आवाम की उम्मीदों को बुरे कार लाते हुए कोई एक स्टेबल हुकूमत, एक अवामी गवर्नमेंट जो है वो नहीं बनाई जाएगी, आम आदमी के वोट की कदर को जानते हुए, आम आदमी की राय को फोकियत देते हुए जब एक गवर्नमेंट का मयार नहीं बनाया जाएगा तो फिर कोई भी आप मुआशी स्ट्रक्चर जो है उसको आप खड़ा नहीं कर सकते। इसकी वजह यह है क्योंकि अवाम उस गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं करती, उसके साथ ताउन नहीं करती, मुसलसल नफरत अंगेज़ी जो है वो बढ़ती चली जाती है और गवर्नमेंट और अवाम के दरमियान एक बड़े फासले पैदा हो जाते हैं। उन फासलों की मद में फिर हम देखते हैं कि फिर अमन जो है वो बरकरार नहीं रहता, तो अमन के साथ ही रियासत जो है वो आगे बढ़ती है। जब अमन का क़याम मुश्किल हो जाए, आए रोज़ आप एहतजाज का सिलसिला जारी हो आपकी गवर्नमेंट में, आए रोज़ आवाम आपके ख़िलाफ़ नारेबाजी कर रही हो, आपके साथ ताउन नहीं कर रही हो, आए रोज़ आपके जो है गवर्नमेंट जो है वो दौरे करने से कासर हो, कोई बड़ा प्लान लाने से कासर हो, जब आवाम का ताउन नहीं होगा तो कोई भी बड़ा प्लान और बड़ी स्ट्रेटजी जो है वो गवर्नमेंट नहीं पेश कर सकेगी। तो इस वजह से जो गवर्नमेंट फ्लॉप हो जाती है। लाना तो वो चाह रहे हैं लेकिन जो आ रही है वो आवाम के अंदर मकबूल नहीं है, जिसको हटाया जा रहा है आवाम उसको चाहती है। ये हक़ाइक़ जब तक नहीं समझे जाएंगे, हक़ाइक़ को मद्देनज़र नहीं रखा जाएगा, तब तक रियासत का जो है अमन जो है वो भी ख़तरे में है और रियासत की स्टेबिलिटी भी ख़तरे में है और रियासत की मईशत भी ख़तरे में है। मईशत का स्ट्रक्चर अगर आपका बर्बाद हो जाता है, मईशत का स्ट्रक्चर अगर आपका तबाह हो जाता है तो आम आदमी सर्वाइव नहीं करता। फिर वही सिलसिला शुरू होता है, मुल्क छोड़ने वाली बातें। नौजवान, डॉक्टर हज़रात, जितने भी पढ़े लिखे और जिस तरह से काबिल लोग हैं वो आपके मुल्क से जाने की बातें करते हैं। आज आपके कितने इदारे उनकी प्राइवेटाइजेशन की कर दी गई है, कितने इदारों को गिरवी रखा दिया गया है। तो ये सिलसिला रुकेगा तभी रियासत अपना क़याम जो है वो कर सकती है, अदरवाइज़ वही होगा जो हम देख रहे हैं, मुसलसल परेशानियों को फेस करते रहेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे वतन अज़ीज़ को हमेशा आबाद रखे और जो है अमन की सूरत हाल कायम रहे। अल्लाह आपका निगहबान, हमारा भी निगहबान, अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद और असद खल को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।